Assalamu alaikum. This is lecture number 5 from chapter number 1, class 7th, General Science. And the topic for discussion is the large intestine. हमने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम वाला चैप्टर जो था वो शुरू किया था. ना सिर्फ चैप्टर शुरू किया था बल्कि आपको पता है कि सीक्वेंस वाइज उसके हर एक पोर्शन को स्टडी भी किया था. अब जितने भी स्टूडेंट्स जो नए हमें देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि अगर इस लेक्चर सीरीज में आपको ज्वाइन होना है, मतलब प्रॉपर बुक के अगर लेक्चर चाहिए, कंप्लीट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस नंबर के ऊपर टेक्स्ट करना पड़ेगा और सब्सक्रिप्शन जो है वो लेनी पड़ेगी 0302776296 इस नंबर के ऊपर. ठीक है, तो ना फिर आपको सिर्फ इस सब्जेक्ट की सब्सक्रिप्शन मिल सकती है बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स की भी मिल जाएगी. अब एक क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर में से मैंने देखा भी, ओसोफेगस के बारे में कह रहे थे कि लेक्चर बना दिया जाए. यार मैं बना तो दूं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आपकी बुक में भी तो होना चाहिए ना ओसोफेगस लंबा सा. आपकी बुक में ओसोफेगस तो सिंध बोर्ड की बुक है क्लास 7 की, उसमें तो है ही नहीं भाई. छोटा सा तो उन्होंने छुटकू सा टॉपिक दिया है, तो उतनी एक्सप्लेनेशन में आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन साथ में मैं टॉपिक जो है उससे थोड़ा सा डेविएट नहीं हो जाऊंगा. तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में. जितने भी लोग जो हैं जो इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं, क्योंकि इतनी जबरदस्त कमाल आपको लेक्चर सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी इंटेस्टाइन, तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है कि इस चैनल को जल्दी से शेयर कर देना है और हमेशा की तरह याद रखना है कि मुक्की बजाकर ठोक दो और बोलो सब्सक्राइब इज डन. चलो शुरू करते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में बुनियादी फर्क क्या होता है कि अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या होती है, लंबी होती है. और आपकी बुक के मुताबिक इसकी जो लेंथ थी वो थी 6 मीटर के राउंड अबाउट. और लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है डेट इज अराउंड अबाउट 1.5 मीटर के राउंड अबाउट रहेगी. और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इस वजह से नहीं कहते कि वो लंबी होती है, बल्कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन कहने की बुनियादी वजह क्या होती है कि उसका जो डायमीटर होता है, ये अंदर वाला जो एरिया होता है, ये काफी क्या होता है, लंबा होता है, बड़ा होता है. इस वजह से उसको लार्ज इंटेस्टाइन का हम नाम देते हैं. क्लियर हो गई बात. अब मैंने लास्ट में आपको बोला था कि जो माउथ है इसको जरा डिटेल में आज मैं सारा टॉपिक जो है वो कंक्लूड कर रहा हूं. तो मैंने कहा था कि जो माउथ है, जब हम खाना खाएंगे तो दांतों की मदद से खाना क्या करेंगे, चुबाएंगे. चुबाने के बाद वो एक छोटे से मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा. वो उस मॉलिक्यूल को क्या नाम देंगे, बोलस का नाम देंगे. बोलस जो है वो किधर चला जाएगा, वो स्टोमिक में चला जाएगा. स्टोमिक में बोलस को एंजाइम्स की मदद से मजीद तोड़ा जाएगा, एचसीएल की मदद से मजीद तोड़ा जाएगा. तो जो बोलस होगा वो एक शोरबा नुमा स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, हम काइम का नाम देंगे. जो काइम होगा, ये काइम कहाँ पे चला जाएगा, ये काइम चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके इसकी कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी और एब्सॉर्प्शन हो जाएगी. पीछे क्या चीज बचेगी, पीछे बचेगा वेस्ट मटेरियल. और वो जो वेस्ट मटेरियल होगा वो कहां पर आ जाएगा, वो आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा. अब आपने हर चीज के बारे में स्टडी कर लिया कि जो खुराक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, जो लिपिड्स हैं, उनकी जो डाइजेशन है वो कहां पर होनी है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होनी है. लेकिन कभी सोचा नहीं कि पानी कहां पर डाइजेस्ट होता है, पानी कहां पर डाइजेस्ट होता है भाई. तो पानी कहां पे एब्जॉर्ब होता है, वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता. फिर वो कहां पर एब्जॉर्ब होता है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. कि लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ यही काम है कि वेस्ट मटेरियल को संभालना, नहीं, इसके बहुत सारे और भी बुनियादी काम है, तो सबको बारी बारी डिस्कस करते हैं. सबसे पहली बात आपने याद रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इस वजह से कहते हैं, आखिरी पोर्शन होता है, लास्ट पोर्शन होता है. लास्ट पोर्शन होता है, किस चीज का लास्ट पोर्शन होता है, लास्ट पोर्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका जो आखिरी पोर्शन है उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम दे देंगे लार्ज इंटेस्टाइन का नाम दे देंगे. क्लियर होगी बात. यहां पर आपने ये चीज याद रखनी है कि क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है, जो पानी का एब्जॉर्ब होना है, वो कहां पर होता है, वो यहीं पे होता है. लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, खास किस्म के बैक्टीरिया, ये आपने लिख लेना है कि जो किस चीज को बनाते हैं, जो विटामिन के बनाते हैं. विटामिन के जो है ये आपने याद रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है. इसको हम क्या नाम देते हैं, विटामिन के का नाम देते हैं. ये कौन बना रहा होता है, ये बैक्टीरिया बनाते हैं. कौन से बैक्टीरिया, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं. याद रखिएगा ऊपर वाले किसी पार्ट में बैक्टीरिया नहीं है, सिर्फ इसी में पाए जाएंगे.
तो दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं। अगर हम डायग्राम बनाए तो डायग्राम में ऊपर की तरफ नाक वाला हिस्सा आगे नेजल कैविटी, देन आ जाएगा माउथ वाला हिस्सा ओरल कैविटी, और फिर उसके बाद नेजल कैविटी और ओरल कैविटी आपस में एक जगह के ऊपर मिलते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, वी कॉल्ड इट फेरिंग्स का नाम देते हैं। उसके बाद ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब ये वाला जो हिस्सा है बेटा तारिक यार गौर से देखो, ये वाला जो हिस्सा है ना इसको हम नाम देते हैं ओसोफेगस का। ये वही हिस्सा होता है जहां से माउथ में जब हम खाना खाया तो हमने उसको चबा के छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज कर लिया ना, उसको हम नाम दे देते हैं बोलस का। वो जो बोलस होता है ना, वो बोलस यहाँ पर ओसोफेगस में से गुजरता है और गुजरने के बाद वो आगे कहाँ पर चला जाता है, वो जे शेप ऑर्गन में चला जाता है। उस जे शेप ऑर्गन को हम क्या नाम देते हैं, हम नाम देते हैं स्टमक का। तो ये बोलस जो है ये स्टमक में चला जाता है। स्टमक में फिर आपको पता है कि इसको हम एंजाइम्स और एचसीएल की मदद से क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और फिर एक शोरबा नुमा स्ट्रक्चर में चेंज कर लिया जाता है यहाँ पर। और वो जो सूप नुमा स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम काइम का नाम देते हैं। और फिर वो जो काइम होता है, वो जो काइम है वो काइम आगे चल के जाता है इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जब वो काइम इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे की तरफ चला जाएगा, जाने के बाद फिर वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन में चेंज हो जाएगा। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा जी चला जाएगा, सॉरी चेंज नहीं होगा, उसमें चला जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में पहला काम क्या होता है कि इसमें ये जो वाटर वगैरह होगा इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। जो दवाइयां वगैरह आप खाते हो ये भी यहाँ पे क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा वो ये जो ओपनिंग बॉडी से बाहर की तरफ होती है ना सुराख, इसको कहते हैं एनस का। और ये हमारे पास जो आखिरी पोर्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको कहते हैं रेक्टम का। पहले पोर्शन को नाम देते हैं सीकम का, सीकम का नाम देते हैं। दूसरे पोर्शन को कोलॉन का नाम देते हैं। ये बुक में नाम नहीं है तो बेशक ना लिखेगा। पहला पोर्शन सीकम, दूसरा क्लोन, तीसरा रेक्टम आ गया। ये जो सीकम वाला पोर्शन है ना, इसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रही है, इसको कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिटिस का नाम सुना होगा कि अपेंडिक्स का दर्द होता है, ऑपरेट होता है। वो यही होता है कि जब ये अपेंडिक्स से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसमें वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाए तो पेट में बड़ी शदीद दर्द होगी, तो उसको नाम देंगे अपेंडिटिस। तो इसका ऑपरेशन किया जाता है और फिर आपने याद रखना है कि इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो इसका बुनियादी काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल। स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल जो है वो बेटा जी कहाँ पर होंगे, वो यहीं पर होंगे। और उसके बाद रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू एक्सटर्नल ओपनिंग। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होंगे, वेस्ट मटेरियल थ्रू इंटरनल ओपनिंग्स, सॉरी एक्सटर्नल आएगा, इंटरनल नहीं आएगा। उस एक्सटर्नल ओपनिंग का नाम क्या होगा, उसको आप नाम देंगे एनस का। एक्सटर्नल ओपनिंग कार्ड एनस, उसको हम एनस का नाम दे देंगे। उसके जरिए से बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। और ये जो होगा जहाँ पे स्टोर किया जाएगा इसको क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे रेक्टम का नाम दे देंगे। तो इस तरह से ये चीज आपने याद रखनी है कि लार्ज इंटेस्टाइन जब हमने लिखना है तो ये वो तमाम पॉइंट्स होंगे जो चीजें हमने सारी की सारी क्या करनी होती हैं, कवर करनी है। इसके बगैर जो टॉपिक रहेगा वो इनकम्प्लीट रहेगा। अब कोई भी क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछेगा, वरना ये यहाँ तक ही था। फिर उसके बाद हम डायनामिक जो सिस्टम है वो शुरू करेंगे, दैट इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम।